हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश ने। पीछे हमने पढ़ा कि एंथैल्पी कितने टाइप की होती है और हमें उसकी जरूरत कहां कहां पर पड़ती है। आज कुछ एक टाइप बच गए थे एंथैल्पी के, उनको कवर अप कर लेते हैं और साथ में हम पढ़ेंगे कि हेस लॉ क्या होता है। और हेस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं भाई, दो तीन टाइप के मैं आपको न्यूमेरिकल भी आज इस वीडियो के अंदर कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने पास सबसे पहले जो है एनर्जी एंथैल्पी जो है अपने पास वो चेंज होती है फेजेस के अकॉर्डिंग भी। तो हम पढ़ लेते हैं कि चेंज इन एनर्जी अकॉर्डिंग टू फेज, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जेटिक फेज चेंज। एनर्जेटिक फेज चेंजेस, फेज चेंजेस। देखिए मैं आपको इसे समझाता हूं एक ग्राफ की हेल्प से, काफी इजीली हमें वो चीज इस ग्राफ में समझ में आ जाएगी। ओके, मैंने दो एक्सिस ली यहां पर और इस साइड ले लेता हूं मैं टेम्परेचर, आ जाएगा भैया टेम्परेचर। ओके, इधर इधर ले लिया मैंने हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, या आप बोल दीजिए एंथैल्पी, एंथैल्पी। ओके, ध्यान रखिए मैंने हीट नहीं बोला, मैंने क्या बोला, हीट एनर्जी। एंथैल्पी का वर्ड यूज किया है। हीट क्या है, हीट तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हीट कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी, जिसका मतलब होता है एंथैल्पी। ओके, चलिए इसे हम समझाते हैं। आपको क्या करना है, ये है अपना सॉलिड, ये है सॉलिड। जब सॉलिड क्या होगा, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब आप बर्फ लिया आपने, स्टार्टिंग में क्या होगा, उस बर्फ का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। मान लेते हैं अपने पास ये पॉइंट आ गया, इसको हम बोलेंगे भाई मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और जो जब सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं कि यहां पर फ्यूजन हुआ है। क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है। क्या हुआ भाई, फ्यूजन हुआ है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसको बोल सकते हैं। क्या किसी को दिक्कत, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब कि यहां से जो एनर्जी थी और इस फेज के अंदर लिक्विड के अंदर आई, एल से मेरा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अंदर आई तो क्या होगा, एक फेज चेंज होगा और यहां पर एनर्जी के अंदर भी चेंज आएगा। ओके, अब मैं यहां पर जो फर्दर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक, जब तक सारी आइस किसके अंदर ना कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी कंज्यूम करी जा रही है इसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ओके, तो लेटेंट क्या है, लेटेंट हीट वो जो है एनर्जी है अपने पास जो फेज चेंज के अंदर यूज हो रही है और वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। क्या नहीं बढ़ा रही, टेम्परेचर देखो राइज नहीं किया, टेम्परेचर इसने यहां पर सेम रखा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया लेटेंट हीट ने, सिर्फ उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज in enthalpy when a solid converts in liquid at its melting point, at its melting point। जब melting point के अंदर क्या हो रहा है, फिर एक मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसे मैंने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोल दिया भाई, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब क्या होगा, फर्दर मैंने इसको हीट दी, टेम्परेचर सारा आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पानी के अंदर कन्वर्ट हो गया, सॉलिड सारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड का टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं कि इतना टेम्परेचर मेरा यहां तक बढ़ गया, यहां तक आ गया जी टेम्परेचर। अब यहां पर जो टेम्परेचर बढ़ गया, क्या हुआ, टेम्परेचर यहां पर बढ़ गया और फिर ये वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लग गया। ओके, यहां आ गए भाई वेपर्स,
ओके, इसको हम इस पॉइंट को इसका बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पर क्या बने वेपर्स बने, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या बोलते हैं वेपराइजेशन। तो उस फेज चेंज के अंदर जो एनर्जी एंथैल्पी चेंज हुआ उसे मैं क्या बोल सकता हूं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा कि चेंज इन एंथैल्पी व्हेन व्हेन ए लिक्विड change into vapors at its boiling point। जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वहां पर जो एनर्जी चेंज आ जाएगा उसे हम बोलेंगे कि यहां पर वेपराइजेशन करते हुए जो चेंज आया उसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। ओके, तो आपको दोनों जो है चेंज समझ में है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। और यहीं पर मैंने आपको लेटेंट हीट का कंसेप्ट समझा दिया। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, ये क्या करता है ये सिर्फ एनर्जी बढ़ाता है, एंथैल्पी बढ़ाता है किसी भी सब्सटेंस की। यहां पर भी क्या होगा जब देखिए ये वेपर्स बन गए हैं, इसके अंदर फर्दर वेपर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होने से पहले क्या होगा सारा लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होगा वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। और जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसे भी हम लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट यहां पर वेपराइजेशन के थ्रू होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यहां बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि फ्यूजन हो रहा था उस वक्त लेटेंट हीट जो गुप्त उष्मा है, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसे गुप्त उष्मा, गुप्तचर उष्मा। ठीक है, एक और देख लीजिए आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस फेज के अंदर, मतलब सिर्फ ये अपना बीच वाला फेज गायब हो जाता है और ये डायरेक्टली यहां गैस फेज में जाएगा, वेपराइजेशन के अंदर जाएगा। और इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो और बॉन्ड फॉर्मेशन वाली देख लो। बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन की जब हम बात करेंगे तो जो मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, बॉन्ड टूटेंगे बॉन्ड बनेंगे उनकी बात करेंगे, तो वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे भाई गैस फेज के अंदर होंगे। हमें गैस फेज की बात करनी है, किसकी बात करनी है गैस फेज की बात करनी है। देखो अभी क्या होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे चलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड जो बना है केमिकल बॉन्ड हमने पढ़े हैं पीछे, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है, लेकिन वो एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता। जिसने वो लेक्चर सीरीज पीछे नहीं देखी स्टार्टिंग से वो भी देख लीजिए, और ये थर्मोडायनेमिक्स स्टार्टिंग से देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। मैंने इतने आसान वे में और कम टाइम में आप लोगों को थर्मो अच्छे से करवा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना, टूटना। ठीक है, अब बॉन्ड क्या कैसे टूटते हैं कि देखिए यहां मैं बोल देता हूं एनर्जी है, ओके, तो कुछ वाइब्रेशन का मैंने बनाया है ग्राफ भाई। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होती है आर मीन डिस्टेंस। इसकी बात फर्दर किसी अंदर करेंगे चैप्टर के अंदर, मैं सिर्फ समझा रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएट कैसे होते हैं। जैसे मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा तो उनका वाइब्रेशन जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसका डिस्टेंस दूर चला जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए और वहां पर क्या है बॉन्ड टूट गया। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करेंगे वो गैस फेज की बात करेंगे, मतलब जब जो एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, एनर्जी नीड्स टू ब्रेक 1 मोल टू ब्रेक बॉन्ड of 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम की 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये अलग अलग होती है भाई,
डायएटॉमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक, ये सभी के लिए होती है अलग अलग। कैसे होती है? जैसे कि अपने पास है CO, ओके, CO है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये जो बॉन्ड टूटेंगे वो सिर्फ दो ही एटम के बीच में बॉन्ड टूटेंगे। उस जो एनर्जी यहां पर लगी वो तो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो हमने बोल दी। लेकिन जो वाटर होता है वो अपने पास H2O है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे समझ लो इसको, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, ओके। पहले ये वाला बॉन्ड टूटा, H2 किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, OH के अंदर कन्वर्ट हुआ, ओके। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर ऑक्सीजन अलग हुआ और हाइड्रोजन अलग हुआ, ओके। मान लेते हैं इसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी A लगी, इसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी B लगी। तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर हम एवरेज लेके चलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एवरेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉली एटॉमिक होते हैं इनके अंदर हम एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यूज करते हैं, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वही हम यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एंथैल्पी यूज करते हैं। एनर्जी बोल दो या यहां पर आप एंथैल्पी बोल दो। तो ये थी अपनी बहुत सारी एंथैल्पीज जिसके हमने आपको कई टाइप पढ़ा दिए हैं, लगभग 7-8 टाइप की मैंने आपको एंथैल्पी पढ़ा दी है। अब आ जाते हैं भाई हेस लॉ के ऊपर, ठीक है, हेस लॉ के ऊपर, या फिर आप जो है लैटिस एनर्जी की ओर बात कर लीजिए, लगे हाथों लैटिस एनर्जी की बात कर लेते हैं। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। क्या होता है लैटिस एनर्जी? वो होता है भाई जब एक मोल, 1 मोल गैसेस एटम है अपने पास और उसके अंदर जो आयनिक होते हैं, जैसे कि A+ है, B नेगेटिव है, ये बनाते हैं AB, ठीक है। कैसा बनना चाहिए? क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर बनना चाहिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर बनना चाहिए, क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर बनना चाहिए। मतलब 1 मोल आयंस आए अपने पास, 1 मोल आयंस है, जब वो कंबाइन करेंगे और क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम जो है लैटिस एनर्जी बोलते हैं। मतलब लैटिस की फॉर्मेशन, और लैटिस हम किसे बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लैटिस बोल देते हैं भाई। तो लैटिस एनर्जी जब 1 मोल लैटिस बने, ओके, 1 मोल लैटिस बने तो उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। यहां पर एनर्जी जो है इवॉल्व होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी को कि जो 1 मोल अपने पास लैटिस बना है उसको कंपोनेंट के तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो होगी वहां पर लैटिस एनर्जी। जब बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, और जब क्योंकि अट्रैक्शन आए, और अट्रैक्शन क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। स्पॉन्टेनिटी के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, किसके लिए जो मॉलिक्यूल बनते हैं, क्यों बनते हैं, स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है, उसकी बात भी होगी। लैटिस एनर्जी इतना सही था कंसेप्ट। हेस लॉ के ऊपर आ जाओ भाई। हेस लॉ ये इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। हेस लॉ की बात कर लेते हैं। हेस लॉ, हेस लॉ, ठीक है, GH हेस थे, उन्होंने दिया था भाई ये GH हेस। ये क्या कहते हैं? जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने आपको वेरिएबल पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने पास एक स्टेट वेरिएबल होते हैं और एक पाथ फंक्शन होते हैं। मतलब एक स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन। फंक्शंस की अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से थे? एक तो स्टेट था और एक पाथ फंक्शन था। पाथ फंक्शन कौन कौन सा था? अपना हीट और वर्क डन किसके अंदर आते हैं? पाथ फंक्शन के अंदर आते हैं। बाकी जो एनर्जीज थी वो सारी की सारी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी स्टेट चेंज हुई है, ओके। हेस लॉ ने इसी को प्रूव किया था कि भाई एनर्जी जो है स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड नहीं करती किस पाथ से जा रही है। एग्जांपल, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखिए आप। ये कोई स्टेज जो है ए है, ये स्टेज जो है बी है, ए बी, ओके। मैं ए से बी के ऊपर गया, डायरेक्टली गया, मान लिया मैंने यहां पर Q1 एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर ली। क्या कर ली भाई? Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली।
अब यहां पर क्या हुआ, मैं वापस आते वक्त सी पॉइंट से, ठीक है, मतलब किसी रिश्तेदारी में गए हम, कहीं पर भी अपने मामा के जा रहे हैं, फूफा के जा रहे हैं, ए से बी के ऊपर गए, डायरेक्ट उनका घर पहुंच गए। या फिर ऐसे बोल लो कि जब हम वॉशरूम के लिए जाते हैं स्कूल के अंदर, कैसे जाते हैं, जब लग जाते हैं वॉशरूम तो डायरेक्ट भागे भागे कहां जाते हैं, डायरेक्ट वॉशरूम के अंदर। लेकिन जब निकलना होता है तो पूरा कॉरिडोर घूम फिर के हम वापस तब क्लास के अंदर आते हैं। तो देख, ये वॉशरूम है, ये मेरी क्लास है, तो कहां गया, ए से डायरेक्ट वॉशरूम के ऊपर, वॉशरूम वगैरह कर लिया, यहां एनर्जी मुझे लगी क्या हुआ। ओके, अब मैं यहां से वापस आ रहा हूं, और वापस आ रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे अपने जो फ्रेंड है उनकी क्लास के अंदर गया, एक बार पहले उनसे हाय हेलो किया बाहर से, है ना, अंदर तो टीचर है भाई, पिटाई हो सकती है, तो मैं पहले सी क्लास के अंदर गया, फिर अपनी क्लास ए के अंदर आया। ओके, इसको हम पाथ मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। ओके, और जो बी से सी के थ्रू जब मैं आया, यहां पर एनर्जी Q2 बाहर निकली है, ठीक है, या बाहर निकली है। ओके, तो अब क्या हुआ, अब यहां पर बात ये हुई भाई, क्या हुई, बात ये हुई, मैं ये मान के चलता हूं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये मैंने मान लिया, ठीक है। हम थ्योरेटिकल प्रूफ दे रहे हैं आपके पास, हेस्ला का थ्योरेटिकल प्रूफ दे रहे हैं, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब क्या हुआ, जब मैं Q1 क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया था, उसको मैंने रिलीज कर दिया, मतलब Q1 को मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, और Q2 को जो है कम को बाहर निकाला, आउट किया, ठीक है। ये यूं मान लीजिए कि Q1 को जो है या Q2 को आप ज्यादा कर लीजिए, Q2 मैंने ज्यादा रिलीज कर दी, ज्यादा मैंने रिलीज कर दी, ये मान लेते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के बाद है, किसी को भी कम या ज्यादा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से एनर्जी के ऊपर। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा कि जब Q2 ज्यादा है तो मतलब मैं क्या करता हूं, Q2 फाइनल माइनस Q1 करता हूं, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि Q2 ज्यादा है, Q1 कम है, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब मैंने एनर्जी को क्रिएट कर दिया, ठीक है, हेंस एनर्जी भी क्रिएटेड, हेंस एनर्जी क्रिएटेड। लेकिन 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 आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है, एनर्जी को हम ना तो बना सकते, ना ही हम उसे मिटा सकते। आत्मा अपनी क्या है, सर्वज्ञ है, ना आत्मा कोई मारने वाला है, ना ही आत्मा को कोई जिलाने वाला है, मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही इसे हम बना सकते, तो क्या कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहां तो एनर्जी को बना दिया, एनर्जी बन गई, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब Q2 इक्वल है Q1 के, ये दोनों एनर्जी इक्वल हैं। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ने इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं किया कि हम किस पाथ से जा रहे हैं, उसने तो इस चीज के ऊपर डिपेंड किया कि ए से बी पे आए थे और बी से ए पे आए। मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहे हैं कि किस जो है आप पोजीशन के ऊपर हैं, किस स्टेट के ऊपर हैं आप, उस स्टेट के साथ ही हम वहां से एनर्जी निकालते हैं। ओके, तो ये बताया था भाई हेस्ला ने। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं आप लोगों के लिए हेस्ला का। हाँ, अपने पास डाटा दे रखा है भाई, डाटा दे रखा है, याद रखना ये किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट है, ओनली ऑन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डेल्टा FHCO की हमें निकालनी है भाई, ठीक है। दे रखिए आपको, गिवन इज कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा CO2, और यहां पर एनर्जी जो है रिलीज हुई -393.5 किलो जूल। सेकेंड आपको स्टेटमेंट दी CO प्लस हाफ O2 क्या किया, CO2 बनाएगा, और यहां पर एनर्जी जो है रिलीज हुई
फॉर्मेशन की एनर्जी है, वो एनर्जी है भाई इसकी -282.8 किलो जूल, -282.8 किलो जूल ये एनर्जी है। अब यहां पर देखिए क्या निकालना है, सीओ की फॉर्मेशन। कहां है सीओ? सीओ तो हमें सिर्फ यही दिख रहा है। ओके, कहां दिख रहा है? सिर्फ हमें यहां पर दिख रहा है अपना सीओ। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एनर्जी जो है अपनी निकल के आ जाए कहां से? सीओ की फॉर्मेशन की। कैसे निकालें? एक तरीका देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सीओ को बनने के लिए क्या चाहिए हमें? कार्बन चाहिए प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 चाहिए, क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा। और यहां से हम एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन के अंदर चले तो अपने पास CO एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO निकल के आ जाएगा। कैसे करें? एक मेरे दिमाग में आइडिया आता है, खुराफाती दिमाग मैंने अपना चलाया और यहां से ये चीज निकल के आया कि मैं अगर इक्वेशन 1 में से माइनस कर दूं इक्वेशन सेकंड, ओके, क्या आना चाहिए? ये आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया? जब मैंने माइनस किया तो ये हो गया मेरे पास C प्लस O2, ठीक है, माइनस CO, माइनस का हो जाएगा माइनस हाफ O2 CO2 माइनस CO2, ये इससे कैंसल आउट हो गया। ये हाफ से 1 में से हाफ चला गया, मतलब हाफ बच गया। ये बचा मेरे पास C प्लस हाफ O2 माइनस CO, ठीक है, वहां तो कुछ भी नहीं बचा। अब मैं इस माइनस वाले को उस साइड ले जाता हूं, क्या बन गया? C प्लस हाफ O2 CO बन गया। क्या बना? C प्लस हाफ O2 CO बन गया। मैच करिए, क्या मेरे पास यही इक्वेशन आ रही है? आ गई, इक्वेशन निकल के आ गई। तो हमें, मैंने अभी आपको, जब आपको पीछे लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि एंथैल्पी के अंदर चेंज कैसे होता है, तो हमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 से डिवाइड किया तो 2 से जो है एनर्जी का भी डिवाइड हो जाएगा। जब मैंने माइनस किया है तो क्यों ना मैं माइनस कर दूं एनर्जी को, तो कर दीजिए ना, कर दीजिए -393.5 माइनस का 282.8 किलो जूल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नियरली अबाउट -1110 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, 0.3 0.7 ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो किलो जूल अपने पास एनर्जी निकल के आ गई। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले कहां जाना पड़ेगा? इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा जो इक्वेशन गिवन है उनके अंदर से उस इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं। जैसे वो इक्वेशन बनाइए, माइनस करके, प्लस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू कर लीजिए। अपने मन की इच्छा दिल खोल के पूरी करिए, दिल खोल के इच्छा अपनी पूरी कीजिए, और उसी चीज को जो आपने दिल लगाया इक्वेशन बनाने के लिए, वही दिल आपको लगा देना है। कहां पर? एनर्जी निकालने के लिए। अगर माइनस किया तो माइनस कर दो, प्लस किया है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किया है तो डिवाइड कर दो, अपने पास एनर्जी निकल के आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अभी एक बात और कर लेते हैं। हैस ने एलोट्रोपिक फॉर्म के लिए बताया था। एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर जैसे कि कार्बन की अगर एलोट्रोपिक फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर जो है अलग है, और डायमंड है, दोनों है तो कार्बन की फॉर्म, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं अच्छे से। यार क्या बात करते हो, क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात करते हो आप, है ना, जान दे देंगे। एलोट्रोपिक चेंज, ठीक है, एलोट्रोपिक चेंजेस, इनके लिए एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच, एंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले समझो ये होती क्या है। कार्बन क्या है? कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है, कार्बन से बकमिस्टर फ्लोरेंस भी बनता है, बकमिस्टर फ्लोरेंस,
C60 के नाम से भी जाना जाता है, C50 के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों क्या है, सेम ही एलिमेंट से बने हैं, ये एक ही एलिमेंट की फॉर्म है, इन्हें हम एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी एनर्जी जो है अलग अलग होती है। एग्जांपल देखिए आपकी, जो एनर्जी अलग अलग होगी तो मतलब चेंज होने के लिए भी यहां से यहां आए या यहां से यहां या यहां से यहां आए तो एनर्जी जो है चेंज होगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपसे पूछा गया है कि अगर हम डायमंड से, कार्बन का डायमंड वाला पार्ट से ग्रेफाइट की तरफ जाएं तो यहां पर एंथैल्पी चेंज कितना होगा, और हमें चीज गिवन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन व्हेन कार्बन ऑफ डायमंड चेंज इनटू कार्बन ग्रेफाइट गिवन दैट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड। जब मैं डायमंड को जलाता हूं, CD डायमंड वाला, इसको जलाता हूं, CO2 बनेगा, कार्बन ग्रेफाइट वाला जलाऊंगा, यहां से भी CO2 बनेगा, तो इनकी जो एंथैल्पी यहां पर चेंज होता है ये है -393.5 किलो जूल, और ये है -395.4 किलो जूल। ओके, तो मुझे ये बताना है यहां से यहां ट्रांजिशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पर सीधी सी बात, अगर CD ग्रेफाइट वाले को उस साइड लेके जाऊं, क्या बन जाएगा, CG0। क्या ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं इन दो इक्वेशन को? क्या तिगड़मबाजी लगाएं, क्या इस खुराफाती दिमाग को कैसे लगाएं, कैसे चलाएं, क्या करें? देखिए, मेनली तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मेनली की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन अगर 3-4 दे रखे तो वहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन आपको छोटी दी जाती है। तो मेनली ध्यान से अगर आप देखोगे तो सब्ट्रैक्शन की चीज आपको मिलेगी। यहां पर भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 का मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये माइनस का हो गया, ये भी फिर माइनस का हो गया, नीचे लिख देते हैं ना भाई, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, O2 से O2 कैंसिल हो गया, ये बन गया CD माइनस CG, आगे 0। इस CG को इस साइड लेके जाओ, अपने पास बन जाएगा CD का CG के अंदर। मैंने क्या किया, सिंपल सब्ट्रैक्शन किया। तो इन एंथैल्पी के अंदर भी कैसा चेंज आएगा, सब्ट्रैक्शन का चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, -393.5 माइनस कौन सा करना है, -395.4 किलो जूल। ओके, माइनस किया तो यहां पर मेरे पास आ गया 1.2 किलो जूल प्लस का, ये यहां पर एंथैल्पी चेंज हो जाएगी जब कार्बन चेंज होगा मेरे किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर मेरा कार्बन चेंज होगा। यहां पर 2.1 जो है एंथैल्पी चेंज आ जाएगा अपने पास। ओके, हाँ आ गया अपने पास। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं हेस लॉ के ऊपर कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, आपको फॉर्मेशन का दे दिया और आपको निकालना है पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। आई होप आपको हेस लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे लिमिटेशन की और स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी, जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या फर्क पड़ता है, क्यों कोई जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और कौन सी क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, उनकी बात हम अगले वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो जो है शेयर कर लो भाई अपने दोस्तों के साथ जिसको हेस लॉ के अंदर मजा आ गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।